हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं एमटीपी एक्ट 1970 एक्ट 71। बहुत स्मॉल एक्ट है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। हमारा थर्ड एक्ट होगा टोटल 9 एक्ट की सीरीज में। बात करेंगे इनैक्टमेंट की, तो इसका जो इनैक्टमेंट है वो हुआ 10 अगस्त 1971 को ये इनैक्ट हुआ। इन्फोर्समेंट डेट है वो 1 अप्रैल 1972 की है। इसमें दो अमेंडमेंट हुए। एक तो 2021 में अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक हुआ 2002 का, तो ये ओल्ड अमेंडमेंट है, ये रिसेंट अमेंडमेंट है। ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है वो है 24 सितंबर 2021 और इसकी 2002 वाले की डेट है 18 जून 2003। 2003 में ये इन्फोर्स हुआ, ये 2021 में 24 सितंबर को हुआ। तो ये इसकी अमेंडमेंट डेट है और टोटल एक ब्रीफ आइडिया है। फिर टोटल सेक्शन की बात करें तो एक स्मॉल एक्ट है, इसमें टोटल 8 सेक्शंस हैं। ओनली 8 सेक्शंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। 8 में भी मेरे सिर्फ 4 सेक्शन ऐसे हैं जो काम के हैं, 4 से 5 सेक्शन, 4 to 5 सेक्शन जो काम के हैं, बाकी काम के नहीं हैं। तो हम एक ब्रीफ आइडिया है, इसको हम पूरा डिस्कस करते हैं इन डिटेल कि क्या है प्रोविजंस एमटीपी एक्ट के। ओके, तो स्टार्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं एमटीपी एक्ट 1971। सबसे पहला क्वेश्चन कि ये एक्ट आया कैसे। तो इस एक्ट के लिए शांतिलाल शाह कमेटी बनी थी और ये कमेटी रिफॉर्म हुई थी 1964 में। तो शांतिलाल शाह कमेटी बनी और इसकी रिकमेंडेशन पे इंडिया में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इन्फोर्स किया गया। और इस एक्ट को इन्फोर्स करने के साथ साथ ये बहुत सारे राइट्स देता है वुमेन्स को। ये वुमेन को स्पेशली इसमें राइट्स की बात की गई थी कि वुमेन जो है उसके पास राइट है। किस चीज के लिए राइट है? एक तो वो कि चूज करने का कि क्या वो किसी चाइल्ड को रिप्रोड्यूस करना चाहती है या उसको अबॉर्ट करना चाहती है। तो ये जो एक्ट था, इससे एक तरीके से राइट दिया गया वुमेन को कि वो चाहे तो किसी चाइल्ड का कैरी करे या तो उसको अबॉर्ट कर दे। बात करेंगे इस एक्ट के प्रियम्बल की कि प्रियम्बल क्या है एमटीपी एक्ट का। तो अब नाम से है कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये जो एक्ट है ये सर्टेन प्रेगनेंसीज को टर्मिनेट करने की बात, रोकने की बात करता है। मेडिकल प्रेगनेंसीज पे टर्मिनेशन लगाता है। तो प्रियम्बल है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर टर्मिनेशन ऑफ सर्टेन प्रेगनेंसीज बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। इसको टर्मिनेट कौन करेंगे? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये इसे टर्मिनेट करेंगे। और देयरविथ और इन्सिडेंटल देयरटू इन द मैटर कनेक्टेड देयरविथ, और ऐसे मैटर जो कि इससे कनेक्ट करते हैं या इससे इन्सिडेंटल होते हैं। तो ये इसका बेसिक प्रियम्बल है। एक्ट नंबर कितना है? तो एक्ट नंबर 34 ऑफ 1971 है। अब 8 सेक्शन है, 8 सेक्शन में से हम सबसे पहले सेक्शन पे आएंगे। तो सबसे पहला सेक्शन ये बात करता है शॉर्ट टाइटल और इन्फोर्समेंट की बात करता है। तो सेक्शन 1 सीधा कहता है कि शॉर्ट टाइटल तो होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद से। और डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है, इसमें दो चीजें बताई गई। तो इन्फोर्समेंट डेट क्या है? 1 अप्रैल 1972, ये इसकी इन्फोर्समेंट डेट है, होल ऑफ इंडिया पे अप्लीकेबल होता है। बात करेंगे सेक्शन हमारा है 2 जो कि डेफिनेशन क्लॉज है। ये डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं और बहुत सारी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो ऐड भी की गई हैं। तो पहले है 2A, ये बात करता है गार्जियन की। तो गार्जियन कौन होगा? तो गार्जियन, किसी पर्सन का गार्जियन उसे कहा जाता है जब कोई पर्सन या तो माइनर हो या तो वो अनसाउंड माइंड का हो। तो ऐसा पर्सन अगर कोई भी एक्ट करेगा तो उसके एक्ट को उसका जो गार्जियन है वो वेरीफाई करेगा कि उसके मतलब कंसेंट जो है वो उसके गार्जियन उसके
अगेंस्ट उसके बिहाफ पे देगा। तो गार्जियन मीन्स ए पर्सन हैविंग केयर ऑफ अ पर्सन ऑफ ए माइनर या मेंटली इल पर्सन। तो सीधा सा है कि ऐसा पर्सन जो कि केयर कर रहा हो किसी माइनर की या किसी अनसाउंड माइंड पर्सन की, अनसाउंड माइंड पर्सन की, तो उसे हम गार्जियन कहेंगे। फिर सेकंड आता है इसमें 2AA। 2AA ये है 2021 में इंसर्ट किया गया है, जिसमें कहते हैं मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड क्या होगा, मेडिकल बोर्ड क्या है? तो मेडिकल बोर्ड हमें आगे चल के इन डिटेल पढ़ना है। ये उसी को रिफर करता है कि सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2C में जिस एक्ट की बात की गई है वही हमारा मेडिकल बोर्ड होगा। तो हम जब 2C पढ़ेंगे तो वहां पे 4 पॉइंट्स हैं, 4 लोगों की टीम है, उस 4 लोगों की टीम को मेडिकल बोर्ड कहा जाता है। फिर 2C के बाद 2B। टू सब क्लॉज बी किस चीज की बात करता है? ये बात करता है मेंटली इल पर्सन, ऐसा पर्सन जो कि मेंटली इल हो। तो MENT मेंटली इल पर्सन, ये 2002 के अमेंडमेंट से ऐड किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया। इसमें है कि मेंटली इल पर्सन का मतलब ए पर्सन हु नीड ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल रिटार्डेशन। तो ऐसा पर्सन जिसको किसी मेंटल प्रॉब्लम हो या मेंटल रिलेटेड नीड चाहिए तो उसे कहते हैं, मान लो इसको हम अनसाउंड माइंड भी कहते हैं, अनसाउंड माइंड पर्सन। तो 2B में डिफाइंड है। फिर आएंगे 2C। 2C में माइनर की डेफिनेशन है, ये इंपॉर्टेंट है माइनर की डेफिनेशन। इसको इन्होंने कहां से लिया है? इंडियन गार्जियनशिप एक्ट से लिया है, सॉरी इंडियन मेजोरिटी एक्ट से लिया है, मेजोरिटी एक्ट 1875। तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जो है, तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में दो है, 18 इयर्स की है क्राइटेरिया और 21 इयर्स का भी है। जिसके पास गार्जियन है उसको 21 इयर्स की एज तक माइनर माना जाएगा, वरना अदरवाइज नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में 18 इयर्स से कम का कोई पर्सन है तो वो माइनर होगा। फिर आते हैं 2D। ये बात करता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ऐसा पर्सन जो कि रजिस्टर्ड हो और मेडिकल की वो प्रैक्टिस करता हो उसे हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। ये कहाँ पे रजिस्टर होगा? तो सेक्शन 2 सब क्लॉज H, इसका इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956। तो 2H में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट के 1956 के सब क्लॉज 2H में जो रजिस्टर्ड हो उसे हम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहेंगे। इसके बाद से एक लास्ट आता है इसमें 2E। तो 2E बात करता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 2E जो है वो भी 2021 में इसमें इंसर्ट किया गया है 2E। इसमें ये बात करता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो 2E जो है वो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करता है कि किसी प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाएगा। तो या तो मेडिकल मेथड यूज करके या सर्जिकल मेथड यूज करके, इन दोनों मेथड्स को यूज करके मेडिकल जो प्रेगनेंसी है उसका टर्मिनेशन किया जाएगा। तो सेक्शन 2 का जो डेफिनेशन क्लॉज है अब उसमें देखें तो 2A इंपॉर्टेंट है, डबल ए जो कि नया इंसर्ट हुआ है इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2B में 2002 में अमेंडमेंट हुआ है, माइनर 18 इयर्स 21 ईयर की कंडीशन है। डी में रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है। ई में टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात करता है। अब हम लोग चलेंगे इसके मेन क्लॉज पे जो है सेक्शन 3। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है सेक्शन 3। सेक्शन 3 अब हम इसमें से वो पॉइंट देखेंगे जो हमारे काम के हैं खाली, क्योंकि अदरवाइज ये सेक्शन बहुत लॉन्ग है। तो सेक्शन 3, सेक्शन 3 बात करता है व्हेन प्रेगनेंसीज मे बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो प्रेगनेंसी जो है वो कब टर्मिनेट की जाएगी? व्हेन प्रेगनेंसी मे बी टर्मिनेटेड। तो पहला तो क्लॉज ये सीधा सीधा क्या देता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी गिल्टी इफ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बाय हिम। तो सीधा सीधा ये बेनिफिट दे रहा है, पहले क्लॉज तो इसको बेनिफिट दे रहा है कि अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है और वो किसी की MTP करता है
तो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगा। अब इस पूरे क्लॉज को रीड विथ करते हैं आईपीसी के सेक्शन 312 टू 318, 312 से 318 के बीच, जिसकी मिसकैरेज की बात करता है कि अगर कोई चाइल्ड उसकी किसी कोई उसकी डेथ कॉज करता है तो, या उसकी अबॉर्शन करता है, तो उसको मिसकैरेज कहा जाता है। तो अगर जो डॉक्टर है या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो इसमें काउंट नहीं होगा, उसको बेनिफिट दे दिया गया है सीधे कि वो गिल्टी नहीं होगा अगर उसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट की। फिर आते हैं इसके सब क्लॉज 2 पे। तो सब क्लॉज 2 कहता है प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, तो कितना प्रेगनेंसी टर्मिनेट किया जाएगा। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट के पहले कंडीशन क्या थी कि 20 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट होती थी, लेकिन अब क्या है, इस चीज को चेंज किया गया है। तो 2021 में इसमें अमेंडमेंट है। 21 अमेंडमेंट के बाद क्या है, तो प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड, ठीक है। इसकी लेंथ क्या है, तो ए में एक लेंथ बताता है और बी क्लॉज में एक लेंथ बताता है। एक तो बताता है कि 20 वीक्स तक की, 20 वीक्स तक की जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाएगी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको टर्मिनेट कर सकता है। और अगली कंडीशन ये कहता है कि 20 टू 24 वीक्स की जो है, ये नया ऐड हुआ है, ये पहले 20 वीक्स तक का ही था, अब जो है 24 वीक्स तक का हो गया है कि 24 अगर वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो वो भी टर्मिनेट हो सकती है। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि दो मिनिमम, यहाँ पे होगा मिनिमम टू रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस पे होगा, तो उनसे आप एडवाइस लेकर के ही वो करेंगे। तो 2 जो लेंथ है इसकी, पहले तो नॉर्मल कंडीशन में 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। बी कहता है लेंथ क्या होगी, अगर 20 से 24 वीक की प्रेगनेंसी है तो कम से कम 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं उसको एडवाइस करेंगे, उस पर वर्क करेंगे, और उनका जो ओपिनियन है वो गुड फेथ में होना चाहिए। फिर इसी में एक्सप्लेनेशन इसमें है, इसी का अगला पार्ट है, ये कहता है कि कंटिन्यू करने से पहले अगर वो ये चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि वुमेन की लाइफ को रिस्क है इसकी, जैसे यहाँ पे जो टर्मिनेशन होगा ए और बी में, तो उसकी कंडीशन क्या क्या है। तो पहली चीज की वुमेन जो है उसके हेल्थ पे ऐसा कोई इशू तो नहीं आ रहा है प्रेगनेंसी का, उस पर ये टर्मिनेशन होगा। तो ये अपना जो ओपिनियन फॉर्म करेंगे इसके लिए वो गुड फेथ में करेंगे। पहला ओपिनियन देंगे कि कंटिन्यू करने से प्रेगनेंसी इन्वॉल्व अ रिस्क ऑफ प्रेग्नेंट वुमन या गिव इंजरी टू फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो अगर इस इंजरी को करने से, सॉरी, इस प्रेगनेंसी को कंसीव करने से अगर वुमेन के मेंटल या फिजिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है तो वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। दूसरा कहता है इफ देयर इज अ सब्सटेंशियल रिस्क दैट चाइल्ड वाज बोर्न और सफर फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी। दूसरा कहता है कि जो चाइल्ड है, फोर्टिस है, चाइल्ड है, अगर उसको कोई ऐसी मेडिकल ऐसा कोई मेंटल एबनॉर्मलिटी है, तो अब आजकल तो टेक्निक हो गई कि सोनोग्राफी से सब कुछ पता चल जाता है। तो अगर डॉक्टर को कभी भी लगता है कि अगर वो चाइल्ड है वो कोई मेंटली अबनॉर्मल है या उसके पर सब्सटेंशियल कोई रिस्क है, तो उस केस में भी प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट की जाएगी। कितने टाइम की जाएगी, 20 वीक्स तक की। एक डॉक्टर है वो कर सकता है, और 20 से अगर 24 वीक्स का है तो यहाँ पे मिनिमम 2 डॉक्टर्स की जरूरत है ही। तो इस कंडीशन में एमटीपी जो है वो किया जाएगा। फिर इसमें जो एक्सप्लेनेशन है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन में भी अमेंडमेंट किया गया है। तो पहले एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि प्रेगनेंसी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ एनी डिवाइस और मेथड। तो पहला एक्सप्लेनेशन कहता है कि प्रेगनेंसी अगर अकर करती है फेलियर से किसी डिवाइस के, या फेलियर ऑफ एनी डिवाइस या मेथड, और वो मेथड जो है वो यूज किया जाता था चाइल्ड को लिमिट कर, नंबर ऑफ चाइल्ड को लिमिट करने के लिए। तो अगर कोई प्रेगनेंसी है वो ऐसे अकर करती है जहां पे कोई फेलियर हो जाता है, या कोई डिवाइस फेलियर होता है, कैसे डिवाइस का फेलियर या मेथड का फेलियर, लाइक कि किसी पर्सन ने वेस्कोटोमी करवाई थी
और वो फेल कर जाती है, या कॉपर टी लगाया था या कोई कॉन्डम यूज किया था, तो उस केस में अगर कोई भी ऐसा फेलियर होता है, तो अगर उससे कोई चाइल्ड होते हैं या उस चाइल्ड को उस मेथड को यूज किया जाता है किसी चाइल्ड को, कि कोई चाइल्ड ना हो उसको लिमिट करने के लिए, तो उस केस में एमटीपी जो है वो की जाएगी। सेम कंडीशन 20 वीक तक का और 24 वीक्स तक की। पर्पज क्या है, ठीक है, विच गिव्स ग्रेव इंजरी टू द मेंटल हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। और ये जो चाइल्ड है ये क्या करेगा कि मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। दूसरी चीज की ये जो यहाँ पे एज है वो ऐसा नहीं, सॉरी, यहाँ पे जो वुमेन है तो ऐसा जरूरी नहीं कि ये मैरिड वुमन ही होनी चाहिए, यहाँ पे अनमैरिड वुमेन भी हो सकती है, जो चाहे अगर लिव इन में रहती है तो भी, या अगर वो कंसेंसुअल सेक्स करती है उसके केस में भी ये एप्लीकेशन इसका होगा। तो ये तो केस लॉ से आया था अनमैरिड वाला, तो वो हम अभी आगे चल के डिस्कस कर लेंगे केस लॉ हल। तो पहला जो है वो सीधा सीधा कहता है कि अगर कोई ऐसी डिवाइस है या ऐसा मेथड यूज किया जाता है जिससे कि प्रेगनेंसी को, चिल्ड्रन के बर्थ को कंट्रोल किया जाए और वो फेल हो जाता है, तो उस फेलियर के कंडीशन में भी जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो किया जा सकता है। दोनों 24 वीक्स का भी और 20 वीक्स तक का भी दोनों किया जा सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन 2 है। एक्सप्लेनेशन 2 कहता है कि प्रेगनेंसी बाय रेप, तो अगर किसी वुमेन का रेप होता है तो उस केस से अगर प्रेगनेंसी आती है तो उस केस में भी इसको एमटीपी इसका किया जा सकता है, तो इसका टर्मिनेशन किया जा सकता है। जबकि वो ग्रेव इंजरी करती है मेंटल हेल्थ, तो यहाँ पे अगर ग्रेव इंजरी हो रही है वुमेन की मेंटल हेल्थ पे, तो उस केस में भी एमटीपी किया जाता है। तो सीधे रेप के केसेस में भी किया जा सकता है, और अगर कोई डिवाइस या मेथड फेल हो जाए तो वहां पे भी किया जा सकता है। फिर अब इसमें अलग अलग क्लॉजेज हैं। पहला है 2A। 2A बात करता है ओपिनियन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पे 2A है, ये बात करता है ओपिनियन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो ओपिनियन जो भी मेडिकल ऑफिसर या एमटीपी कंडक्ट करेगा, वो अपना जो ओपिनियन है वो एज पर दिस एक्ट देगा। एज पर दिस, ऐसा नहीं कि अब वो ओपिनियन दे रहा है तो अब 30 वीक्स की प्रेगनेंसी उसको अबॉर्ट करने के लिए अपना ओपिनियन दे रहे हैं, या 2 डॉक्टर्स हैं सब ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो ओपिनियन नहीं चलेगा। जो ओपिनियन होना चाहिए वो एज पर दी कंडीशन ऑफ एमटीपी एक्ट 1971। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही कंडीशन जो उसका ओपिनियन है वो होना चाहिए। फिर 2B कहता है, 2B क्या कहता है, 2B कहता है लेंथ टाइम अगर 20 to 24 वीक्स है तो नॉट अप्लाइज इन केसेस वेयर देयर इज अ फेटल एब्नॉर्मलिटीज। बी वाला एक्सप्लेनेशन सीधा कहता है कि ये जो 20, तो दो केस आते हैं यहाँ पे, एक तो 20 वीक्स तक का है और 20 to 24 वीक्स तक का है। इन दोनों केसेस के अलावा भी अगर प्लस 24 वीक्स तक का है अगर, तो वहां पे अगर कोई फोटल इंजरी, फोटल क्या, एब्नॉर्मेलिटी, टोटल एब्नॉर्मेलिटी। तो अगर कोई चाइल्ड ऐसा जो कि फोर्टिस स्टेज पे है और उसके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी है, लाइक जो सोनोग्राफी में ये चीजें या अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि यहाँ पे ऐसी कोई एब्नॉर्मेलिटी है जो कि आगे कंसीव करेगी चाइल्ड के बाद से, और वो उसके फिजिकल या हेल्थ या मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करेगी, तो वहां पे वो प्रेगनेंसी को आगे भी टर्मिनेट कर सकते हैं। जब वो फर्स्ट 24 वीक्स की है उस केस में भी किया जा सकता है। तो 2B एज एक्सेप्शन है कि अगर फोर्टिस में कोई अबनॉर्मलिटी है तो उसको किया जा सकता है टर्मिनेट। फिर 2C कहता है, 2C बात करता है स्टेट गवर्नमेंट या कोई यूनियन टेरिटरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करेगी एक बोर्ड जिसको मेडिकल बोर्ड कहा जाएगा। तो 2C में कॉन्स्टिट्यूट होगा क्या, मेडिकल बोर्ड। अब 2C में मेडिकल जो बोर्ड होगा, तो 2D बताता है कि कौन कौन मेंबर होंगे। 2C में कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी, स्टेट
गवर्नमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट कंस्टिट्यूट करेगी मेडिकल बोर्ड को। इसमें कौन कौन होगा, तो एक गाइनोकोलॉजिस्ट होगा, एक ऐसा होगा जो स्त्री रोग का विशेषज्ञ होगा, गाइनोकोलॉजिस्ट होगा। दूसरा कौन होगा, पीडियाट्रिशियन, ऐसा लोग जो बच्चों को देखता है, बच्चों का डॉक्टर होगा, ठीक है। बाल रोग विशेषज्ञ, बाल रोग, ठीक है। तो पीडियाट्रिशियन होगा, पीडियाट्रिशियन होगा, एक गायनोकोलॉजिस्ट होगा, फिर एक इसमें रेडियोलॉजिस्ट होगा या सोनोलॉजिस्ट। तो ऐसा कोई पर्सन जो कि सोनोग्राफी करता है या रेडियोलॉजिस्ट है तो वो होगा। और चौथा कहता है कि अदर मेंबर, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। तो ये 4 लोगों की लिस्ट है जो कि एक मेडिकल बोर्ड में रहेंगे, ठीक है। इसमें एक गायनोलॉजिस्ट होगा, एक पेडियाट्रिशियन होगा, एक रेडियोलॉजिस्ट होगा, एक या सोनोलॉजिस्ट, या दूसरा कहता है अदर मेंबर होंगे। तो ये 2D में 4 पर्सन की कैटेगरी है जो कि एज पर 2C में बताए गए हैं। उसके अकॉर्डिंग 4 पर्सन है जो कि मेडिकल बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसके बाद से सब क्लॉज 3 किसी काम का नहीं है, सब क्लॉज 4 है। तो सब क्लॉज 4 ये कहता है, सेक्शन 3 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि कोई भी जो प्रेगनेंसी है, अगर वुमेन की एज जो है -18 है या वो अनसाउंड माइंड है, तो अगर 18 प्लस -8 मतलब माइनर है वो, तो यहाँ पे माइनर कर लो कि माइनर है, अनसाउंड माइंड है, तो जो कंसेंट होगी, एक तो वो रिटर्न में होगी और ये उसकी कंसेंट उसके गार्जियन से लेनी होगी। तो यहाँ पे जो भी कंसेंट होगा वो गार्जियन से। और अगर वुमेन जो है वो 18 प्लस है और साउंड माइंड की है, तो वो अपने रिटर्न में अपना कंसेंट देगी एमटीपी के लिए। तो कंसेंट जो है वो हमेशा वुमेन का होना चाहिए। तो ये था सेक्शन 3 का इंपॉर्टेंट क्लॉज जितना था। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन 4 में। सेक्शन 4 ये बात करता है प्लेसेस की, कहाँ पे प्रेगनेंसी को किया जा सकता है। तो सेक्शन 4 बात करता है प्लेस वेयर प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे प्रेगनेंसी कहाँ पे टर्मिनेट की जा सकती है। तो ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई प्रेगनेंसी है तो वो हॉस्पिटल में होगी, और हॉस्पिटल जो होंगे या तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकते हैं या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो सकते हैं। तो सेक्शन 4 कहता है टर्मिनेशन जो है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कहाँ पे डन होगा, ओनली डन इन ए हॉस्पिटल जो कि स्टैब्लिश्ड है या रन बाय या गवर्नमेंट। तो सीधा सीधा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो वहां पे एमटीपी किया जाएगा। दूसरा कहता है प्लेस अप्रूव्ड फॉर दिस पर्पज, ऐसा कोई प्लेस जो कि अप्रूव किया गया है इस पर्पज के लिए, मतलब एमटीपी करने के लिए। अब वो अप्रूवल कौन देगा, तो वो या तो वो सीएमओ देगा या डीएचओ देगा, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी के मेंबर देंगे। तो ऐसा कोई प्लेस प्राइवेट अगर हॉस्पिटल है कोई या प्राइवेट प्लेस है तो उसको कौन देगा, या तो सीएमओ अप्रूवल देगा या डिस्ट्रिक्ट डीएचओ देगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी। अब डीएचओ जो होगा डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी, तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी जहां पे होंगी तो उसमें कितने मेंबर होंगे, तो मिनिमम 3 से लेकर के 5 मेंबर होंगे, वो इसको अप्रूव करेंगे। इसमें किसका चेयरपर्सन है वो ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा। तो 3 से मैक्सिमम 5 मेंबर हो सकते हैं, मिनिमम जो होंगे वो 3 मेंबर होंगे। तो इससे जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ कमेटी बनेगी वो बताएगी कि कहाँ कहाँ पे एमटीपी किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो सकता है और साथ ही साथ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि रन कर रहे हैं वहां पे किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन 4। क्या बताता है सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 3 और 4 के साथ डील विद करते हैं। सेक्शन 5 कहता है सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 व्हेन नॉट अप्लाई, कब जो है सेक्शन 3 और एंड सेक्शन 4 अप्लाई नहीं होंगे, नॉट अप्लाई होंगे, अप्लाई नहीं होंगे सेक्शन 3 एंड 4। तो जहां पे ओपिनियन ऑफ 2+ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि दिया गया है 20 to 24 वीक्स के केसेस में। तो जहां पे 20 से लेकर के 24 वीक तक की प्रेगनेंसी है और उस केस में क्या है कि ओपिनियन ऑफ डॉक्टर जो है, ओपिनियन ऑफ जो डॉक्टर है वो नेसेसरी है। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कोई इमरजेंसी है, तो उस केस में थोड़ी ना कि अब नहीं चले चले पहले एक डॉक्टर से लें, या 20 इसमें क्या है कि 2 मिनिमम जो है कि 2 डॉक्टर से कंसल्ट लेना पड़ेगा। अब किसी पर्सन को लेकर के आया जाता है, किसी वुमेन को लेके आया गया, अब वहां पे है कि इसका अबॉर्शन करना अर्जेंटली कोई जरूरी है या इमरजेंसी की सिचुएशन है, तो वहां पे थोड़ी ना कि नहीं डॉक्टर को खोज के लाओ, डॉक्टर को खोज के लाओ, अगर एक ही डॉक्टर है तो वहां पे वो क्या करेगा, अबॉर्शन कर सकता है। तो वहां पे वो
सेक्शन 3 की कंडीशंस का ब्रीच नहीं होगा। तो सेक्शन कहता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 सो मच प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 सब क्लॉज 3, जहां पे 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की चाहिए कंडीशन है, तो शैल नॉट अप्लाई फॉर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन अ केस व्हेन हिज ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन गुड फेथ। तो इसका जो ओपिनियन होगा डॉक्टर का या मेडिकल प्रैक्टिशनर का वो गुड फेथ में होना चाहिए। तो पहले तो ओपिनियन जो है वो गुड फेथ में होना चाहिए। दैट टर्मिनेशन ऑफ सच प्रेगनेंसी इमीडिएटली नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो जो कंडीशन रहेगा कि इमरजेंसी है, तो लाइफ को सेव करने के लिए वुमेन की, जहां पे अर्जेंट है ठीक है, तो वहां पे जो एक डॉक्टर है वो भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे जो कंडीशन 20 to 24 वीक्स वाली थी उसका ये एक तरीके से एक्सेप्शन है कि अगर ऐसा कोई इमरजेंसी है उस केस में अगर वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए गुड फेथ में किया जा सकता है। तो पहला क्लॉज ये कहता है यहाँ पे सीधा सीधा कि एक अगर डॉक्टर है तो वो भी कर सकता है। फिर इसका सब क्लॉज 2 कहता है MTP बाई पर्सन हु इज नॉट ए रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। अब इस क्लॉज में पनिशमेंट की बात करता है। पहला तो इसने कह दिया कि अगर कोई डॉक्टर मतलब ऐसी कंडीशन है जहां पे करना जरूरी है वहां पे करता है तो वो वैलिड होगी, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसके अगले पार्ट है, यहाँ पे पनिशमेंट की बात करता है। पनिशमेंट से ठीक है 2 से लेकर के 2 3 4, 2 से लेकर 4 तक सेक्शन 5 का सब क्लॉज 2 3 4। तो एक पनिशमेंट हमने याद करके रखना है कि मिनिमम जो होगा वो 2 ईयर होगा और ये एक्सटेंड करेगा 7 ईयर तक का। और इसमें कोई फाइन नहीं है, तो नो फाइन। यहाँ पे फाइन की बात नहीं की गई, तो इस चीज को याद मार करके रखना कि यहाँ पे सेक्शन इस एक्ट में जो प्रेगनेंसी के टर्मिनेशन पे होगा वहां पे सिर्फ और सिर्फ इम्प्रीजनमेंट होगा। इम्प्रीजनमेंट होगा, कोई फाइन नहीं दिया जाएगा। और ये जो इम्प्रीजनमेंट होगा वो रिग्रेस इन नेचर होगा, ये रिग्रेस इम्प्रीजनमेंट होगा। तो ये चीजें याद करनी है। तो सेक्शन सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि MTP बाय पर्सन हु इज नॉट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अगर ऐसा कोई पर्सन कहता करता है तो सब क्लॉज 2 में कहता है कि other person who is not a registered मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो अगर ऐसा कोई पर्सन करता है, अदर पर्सन कोई भी करता है जो कि एक डॉक्टर नहीं है, अगर वो ऐसी कोई भी प्रेगनेंसी मतलब कि कंसीव या टर्मिनेशन करता है जो कि प्रेगनेंसी 20 से 24 वीक तक की है या 20 वीक से कम की है, तो वहां पे उसको पनिशमेंट मिलेगी कितनी, 2 साल से लेकर के 7 साल तक का सेम पनिशमेंट है सबके लिए, और वो रिग्रेसिव नेचर होगी। तो पहला पनिशमेंट ये हो गया। फिर इसका 2 5 का सब क्लॉज 3 ये कहता है कि अदर प्लेसेस पे अगर टर्मिनेशन किया जाता है, तो अगर जो रजिस्टर्ड प्लेसेस हैं सेक्शन 4 में उस प्लेसेस को छोड़ करके अगर अदर प्लेस पे ये टर्मिनेशन किया जाता है, MTP किया जाता है, और वो कोई भी पर्सन करता है, एनी पर्सन, लाइक अगर कोई डॉक्टर भी करता है लेकिन वो अपने घर पे लाइक कर रहा है या ऐसे प्लेसेस पे कर रहा है जो वहां पे लिस्ट में ऑथोराइज नहीं है, तो अगर उस जगह पे कर रहा है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगा। और सेम पनिशमेंट जो 2 साल से लेकर के 7 साल तक का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा और वो रिग्रेसिव नेचर होगा। थर्ड क्लॉज कहता है कि ऐसा जो भी पनिशमेंट किया जा रहा है, अगर वो मान लीजिए कि किसी रेंट पे लिया है, अब यहाँ पे कोई डॉक्टर ही है उसने एक रेंट पे लेकर के वो कर रहा है, तो अगर रेंट पे लिया है तो जिस पर्सन की वो प्लेस होगा या जिस पर्सन से वो जिस जो जो प्लेस है वो जिस पर्सन से बिलोंग करेगा उस पर्सन को भी 2 ईयर से लेकर के 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा और वो इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस इन नेचर होगा। तो तीनों क्लॉज के लिए सेम पनिशमेंट की बात की गई है कि अगर कोई अदर पर्सन करता है तो भी उसको सेम पनिशमेंट, कोई डॉक्टर ही करता है लेकिन अदर प्लेस पे करता है, या कोई ऐसा पर्सन जो कि डॉक्टर नहीं है वो अदर प्लेस पे करता है तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट। और अगर किसी ने कोई पेन अपना प्लेस रेंट पे दिया है और इस पर्पज के लिए दिया है तो उस पर्सन को भी सेम पनिशमेंट 2 to 7 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट दिया किया जाएगा। तो ये था सेक्शन 5। फिर अब आते हैं सेक्शन 5A की, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और 2021 के अमेंडमेंट से आया है। ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन। ये बात करता है प्राइवेसी, प्राइवेसी ऑफ अ वुमेन।
कि अगर कोई वुमेन है और वो एमटीपी कराती है तो उसकी जो नेम है या अदर डिटेल्स हैं उसको प्राइवेसी के तरह वो प्राइवेसी के अंदर आएगा, उसकी लीक नहीं करना है। जो भी इंस्टीट्यूशन ऐसा करता है वो लीक नहीं करना है। तो सीधा कहता है कि नॉट रिवील करेगा, नाम नहीं रिवील करेगा, अदर डिटेल्स को नहीं रिवील करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कहता है कि रिवील कर सकता है। रिवील किसको करेगा, रिवील किसे करेगा, तो वो कहेगा पर्सन एथोराइज्ड बाय लॉ। तो ऐसे पर्सन के साथ रिवील करेगा पर्सन एथोराइज्ड बाय लॉ। अब इसका मतलब क्या, पर्सन एथोराइज्ड बाय लॉ का मतलब जैसे मान लो कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो उस कोर्ट के केस में अगर कोई पर्सन उस चीज को रिवील करता है, लाइक उसको जरूरत है, तो वहां पे पर्सन जो है वो लॉ के थ्रू एथोराइज्ड है, वहां पे वो उसकी डिटेल्स को लेकर के आ सकता है। फिर हस्बैंड, अब कोई वुमेन है, उसका कोई हस्बैंड है, अब अगर वो चाहे तो उस चीज को पता करना तो वो पता कर सकता है, वो प्राइवेसी के एम्बिट में नहीं आएगा। और इसी का सब क्लॉज 2 कहता है कि अगर कोई पर्सन इसको कॉन्ट्रावीन करता है, कॉन्ट्रावीन करने पे क्या होगा, ठीक है, कि अगर किसी ने उसके नाम को लीक किया या ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए सीधा सीधा है कि उसको इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, जो होगा अप टू 1 ईयर प्लस फाइन। तो यहाँ पे फाइन भी है, दोनों अगर कॉन्ट्रावीन करता है राइट ऑफ प्राइवेसी किसी वुमेन का, तो उस राइट को के लिए उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। अब इस पे एक केस लॉ है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ा हुआ ही केस है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से लैंडमार्क है। राइट ऑफ प्राइवेसी पे जो केस है वो है जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी, जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो जस्टिस के एस पुट्टा स्वामी का केस है। इस केस में कहा गया वुमेन मेक चॉइस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड। पहले तो यहाँ पे प्राइवेसी की बात की जाती है, इसमें प्राइवेसी को भी कवर किया गया, साथ ही साथ कहा गया कि ये वुमेन की चॉइस होगी, वुमेन की चॉइस होगी टू प्रोडक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कि वो किसी चाइल्ड को प्रोड्यूस करे या ना करे। तो ये केस जस्टिस केस पुट्टा स्वामी के वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से निकल के आया था। तो ये हो गया सेक्शन 5। इसके कॉन्ट्रावीन करने पे 1 साल तक का इम्प्रिजनमेंट है और साथ ही साथ फाइन की बात की गई है। अब बात करेंगे, अब जो सेक्शन है उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन इसका 8 जो है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 5A तक कवर ही हो गया। फिर सेक्शन 6, सेक्शन 6 बात करता है पावर टू मेक रूल्स। तो रूल्स मेकिंग पावर किसके पास है, तो यहाँ पे कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल फॉर्म करेगी। तो 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल फॉर्म करेगी। सेक्शन 7 आता है, ये है पावर टू मेक रेगुलेशन। अब अगर रेगुलेशन, ये पावर किसके पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तो ऐसा कोई भी अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो रेगुलेशन बना सकती है, जैसे कि एडवाइजरी बोर्ड में कितने, जो मेडिकल बोर्ड है उसमें कितने मेंबर होंगे या उसमें कौन हो सकता है। फिर अगर अलग से कोई ओपिनियन की है, मतलब कि अगर उसने लेके आया कि ऐसा डॉक्टर है तो ये किस किस इंस्टीट्यूशन में चलेगा, प्रेगनेंसी मतलब कि टर्मिनेट की जा सकती है, ऐसा कोई भी होगा रेगुलेशन से वो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है। और अगर कोई पर्सन उस रेगुलेशन को कॉन्ट्रावीन करता है, कॉन्ट्रावीन करता है कैसे, विलफुली, विलफुली जो भी स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेशन बनाएगी, अगर उसको कोई पर्सन कॉन्ट्रावीन करता है और ये कॉन्ट्रावीन करेगा, विलफुली करेगा, तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में उसको इम्प्रिजन पनिशमेंट मिलेगी। ये होगी फाइन, जो कि अप टू 1000 रुपीज होगी। तो उसको 1000 रुपए तक का जुर्माना दिया जा सकता है। तो अगर कोई पर्सन जो कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई रेगुलेशन बनाती है, उस रेगुलेशन को वो कॉन्ट्रावीन करता है, तो उस केस में उसको 1000 रुपीज तक का फाइन जो है वो इम्पोज किया जा सकता है। तो सेक्शन 6 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर थी, सेक्शन 7 में रूल मेकिंग पावर थी। चलते हम लोग सेक्शन इसका 8, सेक्शन 8 इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये भी। ये कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो अगर कोई एक्शन, कोई पर्सन कोई ऐसा एक्शन लेता है जो कि वो गुड फेथ में लेता है, तो अगर कोई ऐसा एक्शन है जो कि गुड फेथ में लिया गया है,
तो गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लिया गया है तो कोई भी सूट या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो अगर ऐसा कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो कि कोई भी चीजें लेता है वो गुड फेथ में अगर वो ले रहा है और उससे अगर कुछ हो जाता है या एनी डैमेज कॉज्ड इफ इट्स डन इन गुड फेथ और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट, तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो उसको जो है कोई भी उसके ऊपर सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं चलेगी। एग्जाम्पल, जैसे कोई वुमेन है, अब कोई वो डॉक्टर के पास है एमटीपी करवाने, मेडिकल अपना प्रेगनेंसी का टर्मिनेशन, अब उस टर्मिनेशन के दौरान काफी चीजों कंडीशन हो सकती है, लाइक अगर वुमेन की डेथ हो जाती है या ऐसी कोई कंडीशन एराइज होती है कि जिससे वो है नेक्स्ट जो उसकी प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं कर सकती है, या और उसको कोई ऐसा फिजिकल इशू आ जाता है, ऐसा कोई भी इशू आता है, तो उस केस में अगर जहाँ पे एक डॉक्टर जो है या मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो अगर गुड फेथ में वर्क कर रहा है तो उसके ऊपर कोई सूट या कोई उसके लीगल प्रोसीडिंग लाई नहीं करेगी, वहां पे उसको बेनिफिट मिलेगा। अब इस सेक्शन 8 को आप चाहो तो रीड भी कर सकते हो, सेक्शन 88 आईपीसी। तो 88 आईपीसी में भी पर्सन जो डॉक्टर है उनको बेनिफिट दिया जाता है, जहां पे वो अगर वुमेन के जिस किसी पर्सन की कंसेंट से उसका कोई इलाज करता है और उसमें कुछ भी हो जाता है, तो एज अ सेक्शन 8 भी इसको इम्यूनिटी देता है डॉक्टर को या मेडिकल प्रैक्टिशनर को, कि अगर उससे कोई भी और चीजें होती हैं, लाइक अगर वो कर रहा है और गुड फेथ में कर रहा है, वहां पे अगर डेथ होती है इस टाइप का कुछ भी होता है तो उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा, उसके खिलाफ कोई सूट और प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। तो ये था पूरा सेक्शन 8 तक का एक्ट। अब हम लोग चलेंगे इस पे केस लॉ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या है कि जो राइट है रिप्रोड्यूस करने का, एक फंडामेंटल राइट है जो कि वुमेन का राइट है। अब वो चाहे तो किसी को प्रोड्यूस करे या अबॉर्ट करे, ये वुमन का राइट भी है, उसके साथ साथ चॉइस भी, उसका ये फंडामेंटल राइट है। केएस पुट्टास्वामी का जजमेंट हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, जिसमें था कि वुमेन जो है मेक चॉइस रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड, प्राइवेसी पे भी था, और उसमें जो वुमेन थी वो अगर अपने जो प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड है उस पर अपनी चॉइस खुद दे सकती है। दूसरा जो इसमें लीडिंग केस आता है वो है सुचित्रा श्रीवास्तव, सुचित्रा श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में क्या किया गया कि एवरी वुमेन होल्ड राइट टू एबॉर्शन और रिप्रोडक्शन। तो इसमें भी ये कहा गया कि जो वुमेन होती हैं उसके पास ये राइट है कि वो अबॉर्ट कर सकती हैं किसी भी चाइल्ड को या उसको प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये एक लीडिंग केस का बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, और केस जस्टिस के एस पुट्टास्वामी का, चंडीगढ़, ये इसका जो ईयर है वो 2009 का है, 2009 सुप्रीम कोर्ट केसेस। तो ये दो केसेस हो गए, एक केस और है। इसका नाम है एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली डिपार्टमेंट एनसीटी ऑफ दिल्ली। ये एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस है। इसमें कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट केस है, इसमें कहा गया कि जो अनमैरिड वुमेन है वो भी इस एमटीपी के एम्बिट में आती हैं, वो भी चाहे तो अपना मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा सकती हैं। वो चाहे उनकी जो प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है, प्रेगनेंसी जो कंसीव हुई है, चाहे वो कॉन्सेंसुअल सेक्स से हुई हो या वो लिव इन में रहती हो उससे होती है, लिव इन रिलेशनशिप से हुई हो, तो उस केस में जो वुमेन है उसको भी सेम राइट है कि वो एमटीपी जैसे मैरिड वुमेन के केस में चलता है, सेम वही कंडीशन यहाँ पे अनमैरिड वुमेन को भी दिया गया। इसमें एक लाइन कही गई कि ऑल वुमेन आर इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शन। केस में कहा गया ऑल वुमेन आर इंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल एबॉर्शन। तो एक तरीके से राइट दिया गया, वो राइट हर एक वोमेन था, क्योंकि वोमेन वोमेन का मतलब होता है कि कोई भी वोमेन किसी भी एज की हो वो पूरे उस वोमेन की कैटेगरी में आ जाती है। तो ऐसी कोई भी वोमेन है
वो उसके पास ये इंटाइटल्ड है सेफ और लीगल अबॉर्शन के लिए, और उसका एज अ राइट होगा, चाहे वो कंसेंट के थ्रू से कंसेंसुअल सेक्स में हुआ हो या वो लिव इन रिलेशनशिप में अराइज हुआ हो। तो ये पूरा जो एमटीपी एक्ट था ये हमारा कंप्लीट हुआ। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें यूटीसी और लाइव इंस्टाग्राम पे आस्क भी कर सकते हैं। थैंक यू।